नमस्कार। विश्व शांति दिवस पर मैं अजय सिंह सिसोदिया स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महर्षि संस्थान के ग्रुप चेयरमैन ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा जी से। आचार्य जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि मनुष्य को शांति बहुत प्रिय होती है और वो अपना अधिकांश जीवन शांति की खोज में ही व्यतीत करता है, फिर भी दिन ब दिन इंसान शांति से दूर होता जा रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? सबसे बड़ी बात जो है वो शांति के लिए चेतना है। अनफॉर्चुनेटली सारे विश्व में भारत को सम्मिलित करते हुए चेतना की शिक्षा कहीं नहीं है सारे शिक्षा के सिस्टम में। तो अगर अपने लोग सारी शिक्षा के स्तरों पर, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, इसमें अगर चेतना की शिक्षा शामिल कर दें तो किसी को फिर शांति की खोज में नहीं जाना पड़ेगा। खुद ब खुद अपने आप जो है वो शांति स्थापित हो जाएगी मानव जीवन में। और संगठित रूप से अगर देखें तो सारी समाज की चेतना में, सारे विश्व की चेतना में ये अपने को करना है। तो चेतना के उत्थान के लिए मुख्य कार्य क्या किया जा सकता है? चेतना के उत्थान के लिए सबसे सुलभ जो साधन अपने परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने सुझाया है वो ये है भावातीत ध्यान। और ये भावातीत ध्यान खाली बात नहीं है। 700 प्लस साइंटिफिक रिसर्चेस इसकी हो चुकी हैं विश्व भर में, लगभग 40 देशों में और 235 डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में और कंट्रीज़ में। तो ये देखा गया कि जो भावातीत के प्रैक्टिशनर्स हैं उनके जीवन में किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं रह जाती, किसी तरह की नकारात्मकता नहीं रह जाती। क्योंकि वो जो सुबह शाम में साधना करता है, 20 मिनट 25 मिनट भावातीत ध्यान का जब अभ्यास करता है तो वहाँ वो सारे प्रकृति के नियमों से मिल लेता है। जब अपने जाते हैं भावातीत चेतना जो है वो चतुर्थ चेतना है। पहली जागृत हम जानते हैं, दूसरी स्वप्न की चेतना जानते हैं, तीसरी सुषुप्ति की चेतना जानते हैं, चौथी जो है वो भावातीत की चेतना है जिसको ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो समस्त देवताओं का भी क्षेत्र है। इसी को जो मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा यूनिफाइड फील्ड है वो। वहाँ पर जैसे अभी क्या होता है कि हम यहाँ कुछ लेने जाएं, वहाँ कुछ लेने जाएं, वहाँ कुछ लेने जाएं, लेकिन जब हम भावातीत चेतना में जाते हैं तो सारी चीज़ें हमको एक स्थान पर मिल जाती है। इसको एक बहुत से छोटे से उदाहरण से देखें कि हम एक कपड़े की दुकान में जाते हैं, एक जो है वो होजरी की दुकान में जाते हैं, एक किराने की दुकान में जाते हैं, लेकिन अभी क्या लोग करते हैं, एक मॉल में जाते हैं, उसमें सब मिल जाता है। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है। अपने एक ऋग्वेद में ऋचा है, ऋक्षो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु। इसका मतलब ये है कि जो भावातीत चेतना है, परमे व्योमन की चेतना है, वहाँ पर सारे के सारे देवता निवास करते, सारे विश्व के देवता। तो देवता निवास करने का क्या मतलब है कि उन देवताओं की क्वालिटीज़, उनके जो गुण हैं वो भी वहाँ पर हैं। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं तो उनसे हमारा साक्षात्कार हो जाता है, उनसे हम मिल लेते हैं। तो उनके मिलने से मतलब उनके गुणों को मिल लेते हैं। तो उनके गुणों को मिलने का मतलब जितने सतोगुण की क्वालिटीज़ हैं वो सब हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं। और अपने यहाँ अपन जानते हैं सत्व में वो जयते, तो चेतना में, चतुर्थ चेतना में जा कर के एस्टेब्लिश हो गए, वहाँ स्थित हो गए। उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ हो गए। वहाँ जा कर के स्थायित्व हो गया और वहाँ से फिर जब हम कार्य करेंगे तो सब सकारात्मक कार्य होंगे। भावातीत ध्यान के बारे में आपने बताया, महर्षि योगी के पहले इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। तो क्या ये भारतीय ऋषि या चिंतन परंपरा का ही हिस्सा है या ये एक प्रयोग था ध्यान के साथ? ये बहुत समय से चला आ रहा है, लुप्त हो गया था, प्रयोग में नहीं था। महर्षि जी ने, जो उनके गुरुदेव थे तत्कालीन शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर, उनको ज्योतिष पीठोद्धारक भी बोलते हैं क्योंकि 165 वर्ष ज्योतिष पीठ की गद्दी खाली रखी।
उसमें किसी को शंकराचार्य नियुक्त नहीं किया गया। सारे संत, सारे जो वैदिक विद्वान थे, उनको कोई योग्य संत व्यक्ति नहीं दिखा जो उस गद्दी पर बैठ सके। उनके शिष्य महर्षि जी हुए ब्रह्मानंद जी के, और उनके जाने के बाद, ब्रह्मानंद जी के जाने के बाद जब महर्षि जी को लगा कि अब क्या करें, हिमालय में रहें और साधना करें, अपना जीवन कल्याण करें। दूसरा ऑप्शन ये था कि वहाँ से उतरें, सारे विश्व में जाएं और शांति स्थापित करें, सबकी आध्यात्मिक उन्नति करें। तो फिर महर्षि जी ने तय किया कि नहीं, अपना तो हो ही जाएगा, लेकिन अपने को चलना चाहिए। तो ये गुरुदेव का जो है आशीर्वाद, महर्षि कहते थे हमारे पास दो चीज़ें हैं, गुरुदेव का दिया ज्ञान है और आशीर्वाद है। इन दो चीज़ों को लेके महर्षि चले और फिर 124 देशों में चलते गए। आजीवन 50 वर्ष तक लगातार उन्होंने कार्य किया, और ये भावातीत ध्यान TM के नाम से, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, सारे विश्व में आज करोड़ों लोग हैं जो नित्य इसकी साधना करते हैं। 2 वर्ष जब महर्षि हिमालय में रहे तो उन्होंने मौन व्रत धारण किया, तो मौन का विशेष महत्व है इस साधना में? मौन ये शांति से जुड़ा हुआ है। मौन रहने से क्या होता है कि अपने 2-3 चीज़ें जानते हैं, बहुत डिटेल में अभी नहीं जाते। जो वाणी होती है, एक तो हम बोल रहे हैं, इसको कहते हैं वैखरी, फिर इसी का जो है वो मध्यमा होती है, फिर पश्यंती होती है, और फिर परा की चेतना से वाणी है। तो होता ये है कि जब मौन रहते हैं तो वो पश्यंती में रहती है, परा की चेतना में वाणी रहती है। बोलने की, वैखरी में आवश्यकता नहीं है उसकी। वहाँ से जब कार्य होता है, इतना बड़ा जो कार्य महर्षि जी ने किया, वो शायद अगर वो शुरू से इधर उधर करते रहते तो इतना बड़ा कार्य नहीं होता। वो अपने आप में स्थित होकर, अपनी चेतना की गहरी अवस्था में स्थित होकर, आगे की जो 3 चेतनाएं हैं, तुरीयातीत चेतना और गॉड कॉन्शियसनेस, उसको कहते हैं भगवत चेतना, और फिर ब्राह्मी चेतना, यूनिटी कॉन्शियसनेस, वहाँ एस्टेब्लिश होके जब उन्होंने सब प्लान किया होगा, विचार किया होगा, वो अंदर से उनके आया होगा कि अब ये करना, और सारे विश्व में उस समय जब जहाज़ नहीं थे, महर्षि ने अपनी यात्रा पानी के जहाज़ से शुरू करी। कोई कम्युनिकेशन नहीं था। आज तो हम आपसे फ़ोन में बात कर लेते हैं, इससे बात कर लेते, उससे बात कर लेते, लेकिन उस समय तो साधन नहीं था। महर्षि जी ने खुद बताया, हमारे पास कई पत्र हैं कि 1-1 महीने पहले सूचित करना पड़ता था चिट्ठी से कि हम वहाँ आ रहे हैं, तब जाके वहाँ प्रबंध हो। 3-3 महीने, क्योंकि सी-मेल से चिट्ठी जाती थी, तो बाद में फैक्स आया, फिर टेलीग्राम आया, ये सब। तो इतना करने के लिए वो मौन में जाना आवश्यक है। वो शांति के क्षेत्र से, भावातीत चेतना से परफॉर्म करना आवश्यक है, तभी इतना होता, नहीं तो नहीं होता। अभी आचार्य जी, हम देखते हैं कि प्रकृति के जो प्रमुख तत्व है वो भी विश्व में, पूरे विश्व में अशांत हैं, चाहे सागर हो, धरती हो, आकाश हो। इसका मूल कारण क्या है? बहुत सिंपल सा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथैव पिंडचा, ऐसा बताते हैं। हमारे मन में शांति नहीं है, हमारे मन में अस्थिरता भरी हुई है, हमारे मन में चिंताएं हैं, विद्वेष है, सामंजस्य नहीं है। जितनी गड़बड़ियाँ हमारे अंदर में होंगी, उतनी गड़बड़ियाँ सारे विश्व ब्रह्मांड में होंगी। एक इंडिविजुअल लेवल पर और एक देखेंगे तो सामूहिक लेवल पर। तो अभी ना हमारे व्यक्तिगत रूप में शांति है और ना अभी हमारे सामूहिक रूप में शांति है। हम आपको नहीं पसंद करते, आप उनको पसंद नहीं करते, आपका उनसे विद्वेष है, इनका इससे विद्वेष है। इसी तरह देखेंगे तो बड़े स्केल पर इन राष्ट्रों में आपस में जो है विद्वेष है। वो उसकी ज़मीन लेना चाहता है, वो उसकी टेरिटरी को कब्जा करना चाहता है, वो उसका पैसा चाहता है, वो उसकी माइंस को लेना चाहता है, वो इसके तेल को ले लेना चाहता है। तो जैसी व्यक्तिगत जो है चेतना है, उसी तरह की सामूहिक चेतना है। तो इसीलिए अपने बार बार इस पर जोर देते हैं कि अगर व्यक्तिगत चेतना को हम ठीक कर लें तो सारी सामूहिक चेतना विश्व की ठीक हो जाएगी, और व्यक्तिगत शांति हो जाएगी तो सारे विश्व में शांति हो जाएगी। अभी वर्तमान जो दौर है वो आतंक का है, संघर्ष का है, अशांति का है। इस वक्त पर अमन की अहमियत का पैगाम देना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए महर्षि की कोई विशेष योजना? महर्षि जी ने एक बहुत साइंटिफिक योजना दी,
और वो ये दी, देखिए दो चीज़ें इसमें हैं। अगर 1% जनसंख्या, उदाहरण के रूप में भारत में अभी 130 करोड़ की जनसंख्या है, तो उसका 1% कितना हो गया? कितना बताया आपने? 1.3 करोड़। 1.3 3 करोड़ हो गया। करोड़। जी। एक इतने लोग अगर भावातीत ध्यान सुबह शाम नित्य करेंगे तो सारे विश्व में शांति हो जाएगी, पर इतना संभव नहीं है। साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने एक नया फार्मूला ढूंढा, वो क्वांटम फिजिक्स में उसको बोलते n² का फार्मूला। उसमें क्या होगा, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 1% जनसंख्या, उसका वर्गमूल 1% जनसंख्या के वर्गमूल के बराबर व्यक्ति अगर प्रातः संध्या जो है एक जगह पर बैठ करके ध्यान साधना, योगिक फ्लाइंग, सिद्धि सूत्रों का अभ्यास करेंगे तो उससे इतना प्रभाव होगा सतोगुण का कि एक वो आर्बर बन जाएगा, एक क्या बोलते हैं कवच बन जाएगा, जिसमें किसी तरह की निगेटिविटी एंटर नहीं करेगी विश्व में। तो अभी हम लोग प्रयत्नशील हैं कि भारत का जो ब्रह्मस्थान है उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक केंद्र। अगर आप एक लाइन ऊपर से नीचे डालें और एक ईस्ट से वेस्ट डालें, जहां दोनों लाइन क्रॉस हो रही हैं, ये जगह अपनी आती है जबलपुर से करीब 80 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ में। वहाँ पर एक जगह है विलेज करौंदी, तो उस करौंदी विलेज में हम लोगों ने बनाना शुरू किया है और प्रयत्न कर रहे हैं कि 10,000 का एक ग्रुप, वो नंबर आता है करीब 9,500 समथिंग 35। अगर वर्गमूल देखें, वर्ल्ड पॉपुलेशन इस समय कितनी है? 7.5 बिलियन, करीब 750 करोड़। तो 750 करोड़ के 1% का वर्गमूल, वो करीब 10,000 मान लेते हैं। उतने लोग अगर नित्य साधना करेंगे तो सारे विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी, कोई युद्ध नहीं होंगे, कोई आतंक नहीं होगा। ये कैसे है? ये ऐसे है कि रात्रि का समय है, अंधकार है, उसमें सूर्य उदय होता है, सारा विश्व जो है जगमगा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लाइट हाउस अपने बनाएंगे। काहे का लाइट हाउस? सतोगुण का लाइट हाउस। और ये ऐसा नहीं है कि केवल एक परिकल्पना है और एक थॉट है, नहीं नहीं, इसके बहुत सैकड़ों जो उदाहरण है महर्षि जी ने सारे विश्व में बड़ी हजारों साधकों की असेंबली करके और ये प्रमाणित कर दिया। सारी सरकारों ने, गवर्नमेंट्स ने इसमें जो है वो अपने साइंटिस्ट लगाए, सोशल साइंटिस्ट, हेल्थ के क्षेत्र के साइंटिस्ट। जब ये असेंबली हुई तो उस क्षेत्र में एक्सीडेंट्स कम हो गए, उस क्षेत्र में क्राइम कम हो गए, उस क्षेत्र में जो है एक्सीडेंट्स कम हो गए। ये सारी उपलब्धियां रिकॉर्डेड हैं। तो अभी भारत में बड़ी प्रायोरिटी है, रात दिन इसी पे काम कर रहे हैं कि 10,000 अपने उनको वैदिक कहें, उनको पीस कीपर कहें, साधक कहें, कुछ भी नाम से कहें, वहाँ इकट्ठा करना है। अभी ज़्यादा नहीं है, अभी 2,000 है, अभी 8,000 और लाने हैं। तो सबको लाके और ये करेंगे, अपने बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि इस समय की आवश्यकता है जिसमें ये युद्ध का जो वातावरण बन रहा है, ये वर्ल्ड वार का जो हल्ला हो रहा है, ये सब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे शांति हुई, अपने इसको कर देंगे शांति। ये योजना जो है अभी किस स्तर पर है? अभी 2,000 लोग इकट्ठे हुए हैं। तो टारगेट कितने लोगों का है? 10,000। 10,000 लोग। अभी जो बना हुआ है वो करीब 3,000 का है। तो अपने निर्माण भी करना है, अपने पास तो पैसे नहीं है, तो रेस कर रहे हैं कहीं कहीं से फंड। तो जैसे जैसे आता जाता है अपने बनाते जाते हैं। अभी सरकार को भी चिट्ठी लिखी थी अपन ने, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी और अपने माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, उनको भी, कि अगर गवर्नमेंट अपना ये प्रोजेक्ट ले ले, सब कुछ काम वो करें, हमें उसमें कुछ नहीं करना है। जो नॉलेज एस्पेक्ट है, जो साधना का क्रम है, वो हम दे देंगे उनको, और वो करें, और वो करके जो है उसको भारत को जो है वो क्रेडिट मिलनी चाहिए कि भारत ने ये वैदिक दृष्टि से, वैदिक कार्यक्रमों से विश्व शांति कर ली है। सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई आया अभी तक? एज यूजुअल कोई रिप्लाई नहीं आया। सरकार इस सब चीज़ों को मान्यता नहीं देती। जहाँ उसका कुछ बनता नहीं है, जहाँ उसका प्रचार नहीं होता, जहाँ उसको खुल के क्रेडिट नहीं मिलती, कोई गवर्नमेंट उसमें नहीं करती। और आज नहीं हुआ है, बहुत पहले से महर्षि जी, जब राजीव गांधी जी थे, मैं खुद गया था, उनसे मिल के पत्र दिया था।
महर्षि जी का। फिर नरसिम्हा राव जी आए थे तब भी दिया था। फिर उसके बाद एक वो बीच में बने थे कर्नाटक वाले देवेगौड़ा जी, तब भी मैं गया था, पत्र दिया था। फिर अभी मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट हुई, उनको भी लिखा था। फिर अभी पिछले मार्च में जब ये कोरोना का शुरू हुआ तब भी पत्र लिखा था। सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा कि इसका प्रिवेंशन, वैदिक लिटरेचर में बहुत इम्पॉर्टेंट बात लिखी है प्रिवेंशन। जैसे आयुर्वेद है, वो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये सब जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद के प्रिवेंशन के सिद्धांतों को जो है वो कोई नहीं जानता है। तो इसलिए अपने लोग जो है, अभी किसी ने मेंशन किया था, शायद हमारे कुलपति जी ने, हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है उसको रोक लेते हैं अपने। ये अपनी जो वैदिक प्रक्रिया है तो उसमें बिल्कुल संभव है, कोई रोग नहीं आएगा, कोई शत्रु उत्पन्न नहीं है। देखिए शत्रु को कहाँ रोकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपके ऊपर कोई आक्रमण कर दे तब आप जो है शत्रु को काउंटर अटैक करके रोकेंगे? नहीं। बॉर्डर पे शत्रु इकट्ठा हो रहा है, अभी आज ही सुबह सुबह न्यूज़ पे सुनी कि वो क्या 200-250 जो उसका कुछ नाम है वो इकट्ठे हो रहे हैं टेररिस्ट बॉर्डर पे, और वो विंटर का इंतज़ार कर रहे हैं, एंटर करेंगे, तो वहाँ रोकेंगे? नहीं। क्या वो अपने कैंप में तैयारी कर रहे हैं, वहाँ रोकेंगे? नहीं। क्या वो अपने शहर में तैयारी कर रहे हैं? नहीं। शत्रुता का भाव उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, उसकी चेतना में उत्पन्न नहीं हो, वहाँ रोक देना है उसको। उसको कहते हैं वी हैव टू अरेस्ट द एनिमिटी एट द राइजिंग पॉइंट, एट द ग्रोइंग पॉइंट, वहाँ पे उसको, और वो इससे संभव है। एक बहुत सिंपल उदाहरण देते हैं, आप सब जानते हैं, एक घास का मैदान होता है, उसके अंदर आप कोने में एक छोटा सा अंगारा रख दें, अगर वो घास सूखी है तो सारे जगह अग्नि फैल जाएगी। अगर वही ठंडी के दिन है और ओस पड़ी हुई है, आप इतना बड़ा अंगारा रख दें वो वहीं रह जाएगा, अग्नि फैलेगी नहीं। तो ये सतोगुण वही है। अगर सतोगुण फैला हुआ है तो कितना भी कोई निगेटिविटी लाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसका जो है एक्सपेंशन नहीं होगा। ये अपने को करना है, बड़ी सरल विद्या है, थोड़ा सा खर्चा लगता है इसमें। एक व्यक्ति के ऊपर 20-25 हज़ार रुपये खर्चे होते हैं, तो अगर 25 हज़ार रुपये महीने मान लें और 10 हज़ार रुपये मान लें तो कितना हो गया, 4 जीरो और 4 जीरो 8 जीरो, माने करीब 250 करोड़ रुपए महीने। गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, कितने लाख करोड़ रुपए फ्री भोजन दे रही है, फ्री आवास दे रही है। अगर 250 करोड़ रुपए महीने खर्चा कर दें तो न केवल भारतवर्ष, सारे विश्व समस्याओं से हम मुक्ति दे देंगे। ये करना अपने को। नहीं करेगी गवर्नमेंट तो जितनी अपनी लाइफ है अपन लोग करेंगे, अपनी अगली पीढ़ी करेगी, होएगा तो ये करना तो है ही अपने सब लोग। अभी आपने बताया कि आप राजीव गांधी जी के समय से चिट्ठी दे रहे हैं सरकार को, लेकिन इंदिरा गांधी तो डायरेक्ट महर्षि से जुड़ी थी, बहुत बड़ी प्रशंसक भी थी। तो क्या उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया राजीव जी ने? नहीं, ये पॉलिटिशियन को टाइम नहीं होता, इनका सारा टाइम जो है ना, वो ये इलेक्शन बीता अब अगला कैसे आएगा। आप सब जानते हैं मीडिया में सारों का फोकस उधर रहता है। ठीक है, काम करते हैं बहुत सारे, समाज के भी काम होते हैं, लेकिन उनका फोकस इसमें नहीं, या शायद समझ में नहीं आती होगी, विश्वसनीय नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। नहीं तो इतने सारे लोगों को अपने बताएं और कोई ना सुने, ये कैसे हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, वॉल्यूम्स ले जाके हमने उनको दिखाई, बताई, सारे यूनिफाइड फील्ड के चार्ट्स बताए, इवन साइंटिस्ट से मिलाया, कुछ लोगों को, एम्बेसडर्स को बताया, मिनिस्टर्स को बताया, पर वो नहीं समझ में आता शायद। एक सबसे बड़ा कारण इसका हो सकता है कि जो सामूहिक चेतना है वो समझने नहीं देती उनको। तो इसलिए एक और बड़ा काम है कि सामूहिक चेतना को पहले संभाल लेना है। नहीं तो क्या होता है, महर्षि बहुत अच्छा वाक्य कहते थे कि जो गवर्नमेंट है दैट इज द इनोसेंट मिरर ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द नेशन। जो सरकार है वो सामूहिक चेतना का दर्पण है। तो जैसा यहाँ होएगा वही, अभी कोई एक कह रहा था, मुझे याद नहीं है प्रेसिडेंट ने कहा या शायद प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा या किसी ने कहा कि बाहर जब रहता है सत्ता के तो आदमी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत कुछ योजना बनाता है, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठता है सब भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाहर वो तो अपनी चेतना से चलता है और यहाँ जब आता है तो वो सामूहिक चेतना का शिकार हो जाता है।
तो उसकी बुद्धि जो है इसको करने नहीं देती। तो ये भी संभव है, नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि अपने अच्छी बात किसी हम आपको कोई अच्छी बात कहें और आप ना सुने, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। तो वो शायद सामूहिक चेतना भी उनको अलाउ नहीं करती है। होगा, अपने लोग लगे हैं और बिल्कुल निश्चित रूप से लगे हैं और विश्वास से लगे हैं, ये अपने वैदिक ज्ञान है और ये टेस्टेड है साइंटिफिकली भी आज के मॉडर्न साइंस में और अपने वैदिक विधानों से, परंपरा से। तो ये होगा, अपने करेंगे इसको, सबका सहयोग चाहिए, आप लोगों का होगा। जी, इस साल की थीम है एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस, नस्लवाद जातिवाद खत्म करें और शांति की स्थापना करें। इसको कैसे देखते हैं? उसको ऐसे देखते हैं कि जो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं उनको एक एक करके आप करेंगे तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, और एक लाइफ नहीं, सैकड़ों लाइफ हो रही ना। अपने तो ना मालूम हमारे पूर्वज कितने थे, क्या थे, अपने को तो पता नहीं है। एक एक चीज़ को अटेंड करने में कभी पूर्णता नहीं होती। उसको अपने कहते हैं कि समग्र को जो है वो हैंडल करना है। तो समग्र को हैंडल करने के लिए एक ही तरीका है कि एक ऐसा कार्य करो जिससे सब कार्य हो जाए। वो कार्य यही है कि स्थित प्रज्ञ होकर के वहाँ से कार्य करो, तब तो सब हो जाएगा। हम चाहें कि हम जो है मोबाइल भी बेच लें, हम चॉकलेट भी बेच लें, हम फूल भी बेच लें, हम जल भी बेच लें, तो ठीक है, 5 चीज़ें बेच लो आप। लेकिन आइटम जो गवर्नमेंट के आप जीएसटी की अगर लिस्ट उठा के देखेंगे तो करीब 3000 आइटम है, वो कैसे बिकेंगे? ऐसा नहीं है। अपने यहाँ एक कहावत है, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो अभी जो हो रहा है सरकारों के स्तर पर, वो सब साधे सब जा रहा है, एक ही साध नहीं रहे हैं। जो सारे विश्व ब्रह्मांड का, सारे जीवन का मूल है चेतना, उसको नहीं पकड़ रहे। सब ये ले कौवा कान ले गया तो उधर चले जा रहे हैं, तो कुछ और कान ले गया तो उसके पीछे चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं, अपने को एक को पकड़ना है, उसको सिद्ध करना है। उस एक इंग्लिश की कहावत है, कहते कैप्चर द फोर्ट। अगर जो है मोदी जी को पकड़ लेंगे तो सारे भारत में काम हो जाएगा। एक आनंद के लिए बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, इट्स नॉट रियल, बट कहते हैं, ब्रिटिश कहावत है ये, कैप्चर द फोर्ट। अपने यहाँ भी कहते थे महाराष्ट्र में शिवाजी के टाइम में कि किले पे कब्जा कर लो, सारे जगह कब्जा हो जाएगा। तो वो किला क्या है? वो पत्थर वाला किला नहीं है, वो चेतना का किला है, जीवन का किला है, जिससे कि सब कुछ संचालित होता है। उसको अगर हम पकड़ लेंगे तो सारा हो जाएगा। ये अपने को समझाने की बात है उनको, जो समाज के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं। बहुत डॉक्टर, हम तो विश्व भर में गए हैं, सैकड़ों कंट्रीज़ में सब देखा है, वो इसी को लेके चलते हैं। तो उनके पेशेंट्स भी खुश हैं, उनके जो है वो समाज के लोग भी खुश हैं, सारे लोग खुश हैं। जहाँ पर ये भावातीत ध्यान का नियमित अभ्यास सिद्धि कार्यक्रम हो रहा है, और जहाँ देखते हैं नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी, वो धीरे धीरे सुलगती रहती है आग, जो है ना, अंदर में गड़बड़ होता रहता है। आचार्य जी, अब बात करते हैं महर्षि संस्थान के संस्थापक महर्षि महेश योगी जी की, जिनके दर्शन का मूल आधार था कि मनुष्य जो है उसका जन्म ही आनंद के लिए हुआ है और वो परमानंद से भरपूर है। इसको हम कैसे समझें? आनंद कैसे? वो ऐसे समझें कि जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, चाहे कोई भी क्रिएशन में कोई भी क्रिएचर है, चाहे एक पुष्प को ले लें, एक फल को ले लें, कोई भी ले लें, उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो आनंद से हुई है। एक उपनिषद का श्लोक है, आनंदा देव खल विमानी भूतानी जायन्ते। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो आनंद से हुआ है। एक गांव की कहावत है, जित देखो तित श्याममयी है। जहाँ हम देखते हैं वो आनंद ही आनंद है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, केवल आनंद है, केवल आनंद है, केवल आनंद है। लेकिन समस्या वही है जो अपन बार बार देख रहे हैं कि हम कहाँ से देखते हैं? हम मस्तिष्क से देखते हैं, हम चेतना से नहीं देखते। ये हम भूल गए हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है वो नहीं देखता, आँख नहीं देखती। हम सब देख रहे हैं ना, उधर वो जा रहे, ये जा रहे, यहाँ पुष्प रखा है, नारियल रखा है, गुरुदेव का पिक्चर रखी है, ये आँख देख रही, लेकिन एक्चुअली आँख नहीं देख रही। आँख को देखने के लिए केवल उसका उपयोग कर रही है चेतना।
आँख तो केवल इंस्ट्रूमेंट है, एक्चुअली तो चेतना देख रही है, क्योंकि आँख में एनालिसिस करने का तो नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, आजकल आपने सुना होगा, आप मीडिया में हैं, मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं टीवी में। क्या संभव है टीवी में मिलियन कलर होना? नहीं है, उतनी जगह ही नहीं है स्क्रीन पे कि मिलियन कलर समा जाएंगे वहाँ पे। उसके सॉफ्टवेयर में होता है। वो सॉफ्टवेयर क्या है? वो सॉफ्टवेयर चेतना है अपनी। हार्डवेयर जो है वो आँख है। तो अभी सब लोग क्या समझने लगे हैं कि आँख ही देखती है, आँख ही सब कुछ करती है। तो अभी क्या करना है अपने को, लोगों को ये बताना है। इसको बहुत हम लोग दुनिया भर में गए हैं, प्रचार किया है और इसका प्रभाव हुआ है। और ऐसा हमारा मानना है कि जितनी आज शांति दिखती है उसमें महर्षि जी का, अगर वो पाई चार्ट में देखेंगे तो बहुत बड़ा भाग महर्षि जी का कंट्रीब्यूशन है उसमें। वो आनंदाध्येव खलमानी भूतानी बताने का लोगों को, उसका भास कराने का और उसकी प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी देने का। अभी क्या है कि लोग बात तो करते हैं, देखिए योग की बात हम लोग सब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। माननीय मोदी जी ने इसका जो है प्रचार किया, प्रयत्न किया। 21 जून निश्चित हो गया, पूरा विश्व योग दिवस मनाता है, अच्छी बात। लेकिन ज़्यादातर क्या हो रहा है, योग को लोग एक्सरसाइज के रूप में ले रहे हैं। अपने यहाँ क्या बोला, समत्व योग। समत्व योग ये है चेतना में स्थित हो जाओ। और फिर भगवान ने क्या कहा गीता में, उसको कोई नहीं कहता, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। अब आप थोड़ी देर के लिए समझिए, आप कूर्मासन में हैं, आप हलासन में हैं, आप कर्म कर सकते हैं? आप काम कर सकते हैं? आप कंप्यूटर चला सकते हैं हलासन में होते हुए? नहीं। तो योगस्था कुरु कर्माणि मतलब भावातीत चेतना में स्थित हो करके वहाँ से अपने आप कर्म को होने दो। अपने करेंगे तो एक सीमा है अपने कर्म की, लेकिन चेतना अनंत विस्तारित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इट्स बाउंडलेस। जो कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस है, इट इज़ बाउंडलेस, उसको रोका नहीं जा सकता कहीं। आप कितना भी चाहें कि कोई व्यक्ति है उसको रोक लें तो रोक लेंगे, लेकिन उसकी चेतना जो कहीं चली जा रही है, यू कैन नॉट स्टॉप दैट। हमें एक उदाहरण बहुत अच्छा हमको किसी बहुत अच्छे एक महात्मा ने दिया। बोले अपने पिता का नाम जानते हो? हाँ जानते हैं। अपने दादा या बाबा का नाम जानते हो? हाँ जानते हैं। अपने परदादा का नाम जानते हो? जानते हैं। 20 लोग बैठे थे, उसमें से 19 अपने परदादा और इवन कुछ तो बाबा का नाम भी नहीं बता पाए। आपको याद है अपने परदादा का नाम? नहीं है। क्यों ऐसा है? उनकी चेतना इतनी परिष्कृत नहीं थी कि आपको इफ़ेक्ट करती, आपके पिता को, आपको या अगले आपके बेटे को। आज वशिष्ठ की चेतना क्यों जीवित है? हम क्यों जानते हैं वशिष्ठ को? आज वशिष्ठ गोत्र है, ब्राह्मणों में एक गोत्र होता है वशिष्ठ। कब हुए थे वशिष्ठ? कितने लाख वर्ष पूर्व? हमें तो नहीं मालूम, लेकिन वो जीवित हैं आज। किस रूप में? चेतना रूप में। उनकी चेतना इतनी परिष्कृत थी, इतनी शुद्ध थी, इतनी प्रभावी थी कि लाखों वर्ष बाद भी आज वशिष्ठ जीवित हैं, पराशर जीवित हैं, शक्ति ऋषि जीवित हैं, शुकदेव जीवित हैं, 2,500 वर्ष हो गए, आदि शंकराचार्य जीवित हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना इतनी अनबाउंडेड चेतना थी कि अभी भी इतने वर्षों बाद भी वो चली जा रही और उस चेतना का जो लाभ था वो सारे विश्व को मिल रहा है। तो हमको भी यही करना है कि हमारी चेतना को ऐसा बना लेना है, सामूहिक चेतना को, कि उसमें ऐसा एक कवच बन जाए जिसमें बिल्कुल नकारात्मकता दूर दूर से नहीं आए। और अभी एक सिस्टम है इनका, फिजिसिस्ट का अगेन, उसको बोलते माइसनर इफेक्ट। एक साइंटिस्ट हुए हैं तो उन्होंने देखा कि अगर एक जगह को, अपने एक एटम को लेते हैं और उसमें कूलिंग इफेक्ट दिया हुआ है, तो ये जो नेगेटिव वेव्स आती हैं उसके अंदर नहीं आती, उसके चारों ओर से बाहर से चली जाती हैं। आपने कोई टीवी सीरियल में देखा होगा, एक रामायण में भी था कि जब विश्वामित्र से युद्ध हुआ तो जो ऋषि थे उन्होंने जो है वो, वशिष्ठ जी ने अपने चारों ओर एक कवच बना लिया, तो उनके जो अस्त्र शस्त्र आते थे वो सब बाहर से चले जाते थे, उनको उसका दुष्प्रभाव नहीं होता। यही अपने को करना है, इसी में अपने 24 घंटे लगना है। अभी भी लगे हैं,
और लोगों को, सब समाज को लेके इसको करने। अंतिम 2 प्रश्न आचार्य जी, एक तो ये कि महर्षि का जन्मी मध्य भारत का ही है, छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने विश्व मुख्यालय नेदरलैंड को बनाया है, जिसको हॉलैंड भी कहते थे उस वक्त। इसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे ये था कि वो एक सेंट्रल लाइन पड़ती है। अगर आप पूरे विश्व को देखें तो पहले अगर भारत को अगर हम देखें कि वो यहाँ बैठते तो फिर क्या होता, अमेरिका में काम करने के लिए पूरी रात जगना पड़ता है जी। अगर आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया काम करना है तो शाम के टाइम में काम करना, वहाँ सुबह हो जाती है। दिन रात का हांगकांग, ये सब ये अंतर है। आपको मालूम है 24 आवर्स का डिवीज़न है पूरे ग्लोब में। नीदरलैंड एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर कि अगर हम बैठते हैं सेंटर में तो आधा विश्व इधर है, आधा विश्व उधर है, तो उससे बैलेंस हो जाता था, टाइमिंग का बैलेंस। तब भी मशी तो 24 घंटे काम करने वालों में थे। उन्होंने तो उनको कभी रेस्ट करते नहीं देखा, शायद 2 घंटे कभी सोते रहे होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कभी सोते हुए नहीं देखा। बट ये कारण था कि विश्व में ऐसी एक जगह बैठ जाओ जहाँ से कि सारा विश्व प्रॉपरली टाइम वाइज नियंत्रित हो जाए। वो सेंट्रल लाइन तो फिर नीचे ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम लेते हैं, वो तो ब्रिटेन से भी लाइन तो ब्रिटेन से भी जा रही है, और भी देश उसमें आते, तो नेदरलैंड ही क्यों? नीदरलैंड एक अच्छी कंट्री है, सॉफ्ट कंट्री है, छोटी कंट्री है। दूसरी एक और बात होती है कि उस समय थोड़ा सा एक वीज़ा का प्रॉब्लम होता था, सब कंट्री लंबा वीज़ा नहीं देती थी, लेकिन नीदरलैंड जो है उसमें पॉलिसी थी कि अपने जो है वो ले सकते हैं लंबा वीज़ा। तो चूँकि मशी जी जब चलते थे और जहाँ रहते थे कम से कम 400-500-600 लोग उनके कार्यकर्ता उनके साथ होते थे, तो इतने लोगों को 10-5-20 बरस का वीज़ा जो है कोई कंट्री नहीं देती है। पहले उन्होंने स्विट्ज़रलैंड को भी बहुत साल रहे हैं, लेकिन हटना इसलिए पड़ा कि ये कंट्री जो है वो लंबा वीज़ा दिया उन्होंने, उसको वो क्या बोलते हैं, नॉन इमिग्रेशन लॉन्ग टर्म परमिट, समथिंग लाइक दिस। तो वो हम लोग भी रहे, 18 साल हम भी रहे वहाँ मशी के साथ में। एक और बड़ी विशेष बात है, राम मुद्रा, ये आप लोगों की थी, नेदरलैंड में बहुत समय तक चली, उसका एक्सेप्टेंस बहुत हाई था। इवन अमेरिका की कुछ स्टेट्स में भी उसका एक्सेप्टेंस आने लगा था। जर्मनी में चली, स्विट्ज़रलैंड में चली, इटली में चली, स्पेन में चली, और क्या। तो कभी भारत में कोशिश हुई कि राम मुद्रा भारत में एक बार हम लोग गए थे, यहाँ के उस समय के मुझे याद नहीं है कौन थे रिजर्व बैंक के गवर्नर, लेकिन अपने कुछ एक्सपर्ट्स की टीम वहाँ पे गई थी। तो उनका ये कहना था कि भारत की सॉवरेन करेंसी एक ही है, अपनी रुपया है अभी, तो यहाँ पे दूसरी करेंसी नहीं लाएंगे। उनको सिद्धांत बताया था कि ये करेंसी जो है ये परमानेंट करेंसी नहीं है, इसको मशी जी ने नाम दिया था डेवलपमेंट करेंसी। एक प्रोजेक्ट आपको करना है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, तब तक के लिए आप इस करेंसी को इंट्रोड्यूस करिए। जब इस करेंसी से आपका प्रोजेक्ट चल पड़े तब उस क्षेत्र में इसको विड्रॉ कर लीजिए। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ ने इसको यूज़ किया और वहाँ पे डेवलपमेंट किया, बहुत फास्ट डेवलपमेंट हुए, फिर उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। फिर खाली एक्सचेंज करके जो रही कि जिसके पास है वो एक्सचेंज कर ले। अभी एग्जिस्टेंस में है ये? अभी नीदरलैंड्स में है, मुझे आइडिया नहीं है, जर्मनी में शायद अभी नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो वैदिक सिटी है, महर्षि वैदिक सिटी, वहाँ पे चलती है। और उसके पास के कुछ और क्षेत्र हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं मालूम, शायद आयोवा स्टेट भी कहते हैं। आयोवा स्टेट है, उसी में अपनी महर्षि वैदिक सिटी है। लेकिन आसपास के जो टाउनशिप है, मेरे ख्याल से एक डिमोइन है, एक सीधा रैपिड है, और 2-3 शहर है, भूल गए, बहुत साल हो गए। तो उन शहरों में भी चलती है, आयोवा स्टेट में चलती है। और कुछ जगह और भी यूएस में जहाँ पर कि महर्षि के काफ़ी शिष्य हैं और उन्होंने अपने विलेजेस बना रखे हैं, वहाँ पे चलती है। अब एक संदेश आपका बस ये कि एक स्वस्थ समाज के लिए आपकी भविष्य में क्या रणनीति है? क्या आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं जिससे अभी हेल्थ का बड़ा इशू रहता है समाज में? राइट, स्वस्थ समाज में अपने एक तो बात हो गई कि चेतना के स्तर पर सारे अचीवमेंट्स हो सकते हैं, वहीं से हेल्थ भी ठीक हो सकती है, वहीं से निर्धनता भी जा सकती है। अभी कहीं हम बात कर रहे थे, मीडिया में ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ध्यान करने से नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने उनको पूछा आपने कितनी नौकरी चेंज की? बोले सर ये 12वीं जगह है। मैंने पूछा कितने साल में? तो बोले हो गए सर करीब 10 साल में। तो 10 साल में 12 नौकरी मीडिया में ही है। तो मैंने उनको पूछा ध्यान सीखा? बोले नहीं सर नहीं सीखा। तो कभी सुना? हाँ सुना, तो एक बार इंट्रोडक्टरी लेक्चर सुनने भी गए थे। तो क्यों नहीं सीखा? वो नहीं सीख पाए, कोई बात नहीं। हमने कहा इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ध्यान सीख लेंगे
तो स्थिरता आ जाएगी, अब नौकरी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अभी पिछले हफ्ते जाकर के ध्यान सीखा और मुझे बताया कि सर एक चीज़ तो अच्छी हुई, जिस मीडिया हाउस में हूँ मेरा प्रमोशन हो गया है अभी। तो मैंने कहा अब यही होता रहेगा, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर तो मुझे भी करना पड़ेगा। सबको करना चाहिए। वो खाली मीडिया के लिए हो तो एक उदाहरण दे रहे हैं, जी, ऐसे जी, बहुत जी। उदाहरण है। तो अपने को क्या करना है, और अगर रोग हो जाए तो उसके लिए आज से करीब करीब 35 वर्ष पूर्व, ज़्यादा 37 वर्ष पूर्व महर्षि जी ने महर्षि आयुर्वेद शुरू कराया था। सारे विश्व में हम लोग गए थे और प्रचार किया। करीब करीब 100 देशों में महर्षि आयुर्वेद के प्रोडक्ट गए थे। समय के साथ में उसका एडमिनिस्ट्रेशन बदला, कुछ हुआ, अभी उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन है, अभी भी दुनिया भर में है। पर यहाँ ये कोरोना के टाइम में थोड़ा समय मिला था हम लोगों को, तो हमने यहाँ एक नया शुरू किया यूनिट अभी, उसका नाम रखा है महा हर्बल्स। तो उसके नाम से, और एक अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, दुनिया भर में चलता है, ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट। तो उसको भारत में भी अपने कर रहे हैं, भी छोटे स्केल पर है। तो जितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, नेचुरल प्रोडक्ट हैं, उनको इकट्ठा करना, उनकी मार्केटिंग करना, कोई प्रॉफिट अर्निंग्स अपना वो नहीं है, सबको मिलना चाहिए, वो है। उसमें गौशाला भी है अपनी, ऑर्गेनिक A2 मिल्क की अपनी गौशाला है, दूध भी बनाते हैं, दही भी बनाते हैं, उसमें जो है वो घी भी बनाते हैं, बटर मिल्क क्या बोलते हैं, मठा, वो भी बनाते हैं, पनीर भी बनाते हैं, सारी चीज़ें उसमें बनाते हैं। तो उद्देश्य ये है कि शुद्ध प्रोडक्ट्स जो है वो लोगों को मिले। और बहुत प्रभावी प्रोडक्ट अपन ने बनाए हैं, क्योंकि हमारा खुद का 37 वर्ष का अनुभव है। किस नाम से आ रहे हैं? महा हर्बल्स। महा हर्बल्स। हाँ, ये अभी करीब 70-80 आउटलेट बने हैं अपने, और साइट भी है mahaherbals.biz करके, BIZ करके साइट बनाई है अपन ने। बहुत ज़्यादा अभी प्रचार नहीं किया, समय नहीं मिला उसका कोरोना की वजह से। अभी तो योग बनाने में और प्रोडक्शन में समय दिया था, अब लगाए हैं कुछ लोगों को, मार्केटिंग में टाइम दे रहे हैं, उसका शुरू किया है। तो लोग जितने विधान से, उसको महर्षि जी ने एक बहुत अच्छा नाम दिया, वैदिक अप्रोच टू हेल्थ। खाली मेडिसिन से नहीं, पहला तो है प्रिवेंशन, अगर वहाँ से कर लो रोग नहीं हो, अगर हो जाए तो कुछ औषधियाँ ले लो। लेकिन एक चीज़ और है उसमें, जिसके कि हमारे कुलपति जी एक्सपर्ट हैं बहुत, ज्योतिष, उसमें ये देख लेते हैं कि इस व्यक्ति की ग्रह स्थिति अभी क्या है। कई बार आपने सुना होगा इस व्यक्ति को 6 महीने हो गए, तमाम इलाज कराया, पूरे भारत में घुमाया, और ठीक नहीं हो रहा है। जी जी। वो तब तक नहीं ठीक होगा जब तक कि उसके ऊपर दुष्ट ग्रह का प्रभाव जो है वो रहेगा। दुष्ट ग्रहों में शनि को मानते हैं, मंगल को क्रूर ग्रह कहते हैं, और राहु और केतु को मानते जी, हैं। जी। तो मुख्य, वैसे गुरु में भी गड़बड़ होता है कभी कभी, औरों में भी होता है, लेकिन ये प्रमुख रूप से 4 हैं। तो अपने क्या करते हैं, जैसे ही रोगी आता है उसकी हॉरोस्कोप भी बना लेते हैं, कुंडली भी बना लेते हैं। ये देखते हैं कि इसको ग्रह की दृष्टि से कहाँ गड़बड़ी हो रही है। अपने ज्योतिष में एक वाक्य कहा, ग्रहाधीनम जगत सर्वम। सारा जगत जो है वो ग्रहों के अधीन है। राम जी भी थे, कृष्ण जी भी थे, तभी तो 500 बरस तक बैठने की जगह नहीं मिली रामलला को। ग्रहों के प्रभाव में जो है वो बैठ नहीं पाए। अब जब ग्रह ठीक आ गए तो मोदी जी भी आ गए, और जजमेंट देने वाले भी आ गए, और अब बैठने का प्रबंध हो रहा है। उधर कृष्ण जी का युद्ध चल रहा है अभी वहाँ मथुरा में। जी, जी, वो तो युद्ध करके महाभारत कब से चले गए, लेकिन उनकी बैठने की जगह पे और कब्जा जमाए लोग बैठे। वाराणसी का भी एक मुद्दा वाराणसी, है। ऐसा ये केवल भारत में नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं गया था क्रोएशिया, ये एक छोटी सी कंट्री है, यूगोस्लाविया को बहुत बांट के सब जो है जी, जी, 7 ईस्टर्न कंट्री यूरोप बनी, एक क्रोएशिया बन गई। उसमें एक किला है। हम जब एयरपोर्ट से निकले बाहर तो हमने देखा कि बहुत सारे जासौन के पौधे हैं, यहाँ कनेर के पौधे हैं। तो हमने कहा ये तो यहाँ देवी देवताओं का क्षेत्र है, अगर जासौन है तो मतलब देवी है यहाँ पे। सबको पूछा, एनी गॉडेस हियर? नो, कोई नहीं जानता। हम जब किले में घूमे पूरा, तो एक जगह दिखी कि ये लॉक है। हमने उसको पूछा ये क्यों नहीं खुलता है? बोले ये राजा खोलता है, हम लोग नहीं खोलते। क्यों खोलता है राजा, हम लोग क्यों नहीं खोल सकते? बोले उनका राइट है, ये जगह नहीं खुलेगी। तो भाई कोई है इसका इंचार्ज जो टेक केयर करता है इसकी? आधे लोग तो बता दिए नहीं। फिर एक दुकान में कुछ सोवेनियर ले रहे थे, वहाँ का झंडा, और वहाँ मूंगा बहुत प्रसिद्ध है, मिलता है सब, तो मूंगा ले रहे थे। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है वो इंडियन है, तो मैंने उसको हिंदी में कुछ पूछा, तो उसने जवाब दिया। हमने कहा और इंडियन? यस। तो हमने कहा कि यहाँ कहाँ से आ गए? बोले करीब
40-50 वर्ष हमारे फादर आए थे, मैं यहीं हूँ। तो उसको पूछा कि यहाँ कहीं देवी है क्या, कोई प्रतिमा है, कोई पूजा होती है? तो बोले हमने देखी तो नहीं है, मगर हमारे किले में एक जगह बंद है, कहते हैं वहाँ देवी है। तो मैंने कहा मेरे को जाना है वहाँ पे। नहीं जा सकते। हम लोग कैसे जाएंगे ये बताओ, नहीं जा सकते का मतलब नहीं, मेरे को तो जाना है, कौन सी देवी है देखना है। तो बोला वहाँ का एक गार्ड है, वो मेरा फ्रेंड है, हो सकता है कि तुमको किसी छेद से वो दर्शन करा दे। मैंने कहा तुम दुकान तो अपनी करो बंद और मेरे साथ चल लो। तो उसने किसी को बैठा ला और वो मेरे साथ चला, करीब 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर चल के एक साधारण से घर में वो गार्ड मिला। तो उसको पटाया। एक तो वो हिंदी अंग्रेजी बोलता नहीं था, क्रोशियन बोलता था, तो हमारा वो ट्रांसलेटर बन गया। वो जो व्यक्ति था, बातचीत करी, बहुत समझाने के बाद 1.5-2 घंटे बाद वो तैयार हो गया कि उसमें एक बैक डोर है, वहाँ से लाके मैं तुमको बस 1 मिनट दूंगा, वहाँ देख के तुम बाहर चले जाना, तुम मुंह बंद रखोगे, कुछ बोलोगे नहीं, कुछ छुओगे नहीं। हमने कहा बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, चलो। साहब हमको ले गया। वो बैग का एक छोटा सा डोर था, झुक करके अंदर गए और आकर के देखा तो देखते हैं दुर्गा माता बैठी हैं वहाँ पे। तो ये सारे विश्व में अपनी संस्कृति, परंपरा, अध्यात्म सब जगह धर्म जो है वो केवल भारत भर में नहीं है अपना, ये वैश्विक सनातन धर्म। सनातन का मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन और विश्वास नहीं है। सनातन वो है जो कि अनादि काल से मान्यताएं, सिद्धांत चले आ रही हैं, दैट इज सनातन। तो वो वहाँ पर भी दिखा हमको। तो ये विश्वास हो गया, जिसको अपने कहते हैं ना कि भाई कण कण में भगवान है, भगवान सब जगह है। वो चाहे विष्णु के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो, किसी के रूप में हो, लेकिन वो आध्यात्मिक प्रेरणा, वो सनातन प्रेरणा, वो चेतना की उपस्थिति, दुर्गा पत्थर रूप है, लेकिन वो दुर्गा चेतना उस जगह भी है। और कैसे आइडिया आया, जासोन का लाल रंग का फूल देख के दिमाग में आया कि यहाँ देवी है, नहीं तो जासोन क्यों है यहाँ पर? अफ्रीका में तो नहीं मिला मुझे जासोन, सेम क्लाइमेट है। नीम मिला लेकिन जासोन तो नहीं मिला, पर यहाँ मिला, मतलब देवी है यहाँ। आचार्य जी, स्वदेश न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ महर्षि संस्थान के ग्रुप चेयरमैन ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा जी, जिनके साथ हमने बात करी शांति पर, अध्यात्म पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज विश्व को जिस एक चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वह है शांति, और इसके उत्थान के लिए जो संस्था बहुत सराहनीय कार्य कर रही है वह है महर्षि। इसी अवसर पर 2 पंक्तियाँ एक शायर की याद आ रही हैं कि लेकर चले हम पैगाम भाईचारे का, ताकि व्यर्थ खून ना बहे किसी वतन के रखवाले का। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आप देख रहे हैं स्वदेश, सबसे पहले देश।